अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हमने पढ़ना है वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली क्या होता है। यहाँ पे अभी हमने सबसे पहले इसकी देखनी है कि ये बेसिकली प्रेजेंट कहाँ होता है। और आप ज़रा देख रहे हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है, न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऑर्गेनेली है एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, डबल मेम्ब्रेन है तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। तो यहाँ पे अब इसके बाहर एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको, चैनल्स नज़र आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये स्ट्रक्चर एक्सटेंड होकर सेल मेम्ब्रेन तक जाता है। ज़रा आप इस डायग्राम में देखें कि ये आपको ब्राउन कलर का जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, न्यूक्लियस से स्टार्ट हो रहा है, न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। और कहाँ तक मूव करके जा रहा है, कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ तक स्प्रेड है, सेल मेम्ब्रेन तक। तो बेसिकली इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो डेफिनेशन है, अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स इज सीन एक्सटेंडेड थ्रू आउट दी साइटोप्लाज्म। कहाँ होता है, थ्रू आउट दी साइटोप्लाज्म। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और कहाँ तक जा रहा है, साइटोप्लाज्म तक। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये स्टार्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और कहाँ तक जाता है, सेल मेम्ब्रेन तक। तो ये एक्सटेंड होता है थ्रू आउट दी साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब दीज चैनल्स आर ऑफन कॉन्टिन्यूअस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहाँ तक जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और कहाँ से आते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आल्सो अपीयर टू बी इन कॉन्टेंट विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन तक। द एंटायर सिस्टम ऑफ चैनल्स, जो ये सारे चैनल्स बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। और इन चैनल्स का स्पेसिफिक नेम है क्या, सिस्टर्नी। अब जरा यहाँ डायग्राम में देखें, स्टार्ट होने हैं कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट हो रहे हैं। और चैनल्स, ये चैनल्स फैलते फैलते कहाँ तक चले जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन तक। जैसे इस डायग्राम में प्रॉपर दिखाया गया, सेल मेम्ब्रेन तक ये बिल्कुल सारे साइटोप्लाज्म में स्प्रेड होते हैं और मूव कर जाते हैं कहाँ तक, स्टार्ट होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और जाते हैं सेल मेम्ब्रेन तक। और ये इन चैनल्स को हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, ये पर्पल कलर में हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये हमारे पास स्टार्ट हो जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रेटिकुलम में जो चैनल्स बन रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। अब फर्दर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में। पहले क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सारे आप डायग्राम पे फोकस करें तो हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो एंडोप्लाज्मिक स्टार्ट हो रही है, जो ये पर्पल कलर में दिखाई गई है, तो आप देखें इसकी सरफेस बहुत रफ है। लेकिन उसके बाद फर्दर हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रह जाती है, जो सेल मेम्ब्रेन तक एक होती है, सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट हो रही है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। और जो बहुत रफ स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, उसके बाद ये वाला पोर्शन कहाँ तक जाता है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। तो आप ये देख रहे हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस, ये इसी बेस पे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या किया, डिवाइड किया। तो यहाँ पे हम बात करें रफ किस बेस पे है, आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, राइबोसोम। पहले मैं बता चुकी हूँ, ये एक ऑर्गेनेली है। क्या है, ऑर्गेनेली है। और ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं होती, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है। राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ये राइबोसोम अटैच होती है किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो जाए तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस है उसको क्या कर बना देती है, रफ बना देती है। जिसकी वजह से हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद राइबोसोम्स। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं तो उसकी सरफेस क्या हो जाती है, रफ। तो इस बेस पे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कोई भी राइबोसोम्स अटैच ना हो, ये विदाउट राइबोसोम्स हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसकी सरफेस स्मूथ रहती है। तो इसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स अगर को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, टू टाइप्स में डिवाइड किया है। एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस बेस पे कह रहे हैं, अगर राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हैं तो उसकी सरफेस को रफ कर देते हैं, तो इसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम्स अटैच नहीं है
एंडोप्लाज्मिक, तो इसकी सरफेस स्मूथ रहेगी तो इसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके करीब ज़्यादा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, न्यूक्लियस के। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे ज़्यादा करीब होंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करने लगे हैं फर्दर फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सबसे पहले आती है मैकेनिकल सपोर्ट। अब मैकेनिकल सपोर्ट की बात करते हैं हम। अभी हमने कहा ये स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट दी सेल साइटोप्लाज्म, थ्रू आउट दी साइटोप्लाज्म, ये पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेड होते हैं। तो ये क्या देते हैं? एक सपोर्ट देते हैं किसको? सेल को, कि वो अपनी शेप मेंटेन रख सके, क्या कर सके? अब स्प्रेड हैं पूरे तो एक शेप मेंटेन रहेगी, सेल की एक शेप, जो एक स्पेसिफिक जितना उसका डायमीटर वो मेंटेन रहेगा। तो ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं किसको? सेल को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में सारे समझें कि यहाँ पर हमारे पास जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इन्वॉल्व होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व होती है किसमें? ट्रांसपोर्टेशन में। सबसे पहले हम इसको समझते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब मैंने क्या कहा, जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी जो चैनल्स बने हुए इस पे क्या अटैच है? राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स का बेसिकली फंक्शन जो आपने याद रखना है, राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होती है? राइबोसोम्स पे। अब राइबोसोम्स पे प्रोटीन सिंथेसाइज होती है और राइबोसोम्स कहाँ अटैच है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेसिकली तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन आ गया क्योंकि इस पे राइबोसोम्स अटैच हैं कि वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। बेसिकली राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, वो अटैच हैं किसके ऊपर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो इसकी वजह से हम कहेंगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी राइबोसोम्स की वजह से प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। अब प्रोटीन सिंथेसाइज होके इन चैनल्स के थ्रू, ये चैनल्स आपस में कनेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? ज़रा आप यहाँ देख रहे हैं, ये आपस में कनेक्ट होंगे। इस तरीके से ये चैनल्स आपस में अंदर से ही एक ल्यूमन बनाते हैं। ये यहाँ पे आप स्पेस देख रहे हैं, ये सारी एक दूसरे चैनल्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जो प्रोटीन यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे सिंथेसाइज होती है वो मूव करके कहाँ आ जाती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन बनती है वो कहाँ चली जाती है? सेल से बाहर, सेल से बाहर किसी और सेल तक जहाँ पे उस प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में किसने हेल्प की? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में किस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप में हेल्प की? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसाइज हुई है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से उसकी क्या हुई है? मूवमेंट हुई है। और वो मूवमेंट करते करते वो प्रोटीन सेल से बाहर चली गई और डिफरेंट वहाँ पे जाके किसी और सेल में अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। ठीक है, स्टोरेज ऑफ कंपाउंड्स। अब दोबारा वही बात कि प्रोटीन सिंथेसाइज हुई है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स और वो मूव करते कहाँ आ जाती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और कुछ देर तक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या रहेगी? स्टोर रहेगी। तो स्टोरेज ऑफ कंपाउंड भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, क्योंकि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ तक एक्सटेंड हुई हुई है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चीज़ बाहर जा सकती है। ठीक है, क्योंकि वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। तो यहाँ पे हम स्टोरेज ऑफ कंपाउंड, जो प्रोटीन यहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होगी तो इन्हीं चैनल और सिस्टर्नी के थ्रू कहाँ पे स्टोर हो जाएगी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, तो यहाँ पे जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हेल्प करता है किसमें? मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। तो आप लोग पढ़ चुके हो, 9th में पढ़ के आए हो कि मेटाबॉलिज्म में दो कंपोनेंट्स आते हैं। इसको फर्दर मेटाबॉलिज्म को डिवाइड किया गया कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में। एनाबॉलिज्म क्या कहते हैं? जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं उसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। अगर लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक होके स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनाए उसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड की मेटाबॉलिज्म वो एनाबॉलिज्म भी हो सकती है और कैटाबॉलिज्म वो कहाँ होती है? जस्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। डिटॉक्सिफिकेशन, जो केमिकल सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करना, उनकी टॉक्सिसिटी को कम करना, वो भी किसका काम है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। किसका? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, अभी हम पढ़ चुके हैं सेल मेम्ब्रेन में कि सेल मेम्ब्रेन हेल्प करती है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स में। तो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन कैसे हेल्प करती है? क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम प्रेजेंट होता है। तो वो कैल्शियम हेल्प करते हैं
तो कैल्शियम मूव करके जाते हैं सेल मेम्ब्रेन तक और सेल मेम्ब्रेन हेल्प करती है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो इनडायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी रोल है किसमें, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स में, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बात की कि मैकेनिकल सपोर्ट में दोनों टाइप्स का रोल है, स्मूथ का भी और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, स्टोरेज ऑफ कंपाउंड, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, डिटॉक्सिफिकेशन और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये हमारे पास कितने हो गए, ये 5 जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, ये सारा रोल कौन प्ले करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म करता है। जस्ट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कौन रोल प्ले करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम, और राइबोसोम फैक्ट्री है किसकी, प्रोटीन सिंथेसिस की, कि प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होती हैं, राइबोसोम्स में। और तो यहाँ पे जस्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो फंक्शन हो गए, एक के मैकेनिकल सपोर्ट में इन्वॉल्व है और प्रोटीन सिंथेसिस में, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या है फंक्शन, ये मैकेनिकल सपोर्ट में भी इन्वॉल्व है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल वो प्रोटीन की आ जाएगी, स्टोरेज ऑफ कंपाउंड वही प्रोटीन की आती है, और कैल्शियम आयन भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड और डिटॉक्सिफिकेशन, ट्रांसमिशन, अब यहाँ पे स्टोर हैं क्या, कैल्शियम, और कैल्शियम हेल्प करता है किसमें, नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन में। ठीक है, ये हमारे पास था क्या, कौन सी ऑर्गेनेली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट हमारे पास क्या आते हैं, राइबोसोम्स जो हम बात कर चुके हैं बार बार कि राइबोसोम्स किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन क्या है, राइबोसोम्स, जहाँ प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो कहाँ होती है, राइबोसोम्स में। अब हमने पढ़ना है राइबोसोम्स क्या है, सेल कंटेन मैनी टाइनी और ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर नोन एज राइबोसोम्स। तो हमारे पास राइबोसोम्स क्या है, टाइनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर हैं, छोटे छोटे और नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड, इसके साथ कोई मेम्ब्रेन अटैच नहीं होगी। जब तो हमारे पास राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल में कोई ऐसी ऑर्गेनेली नहीं है जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड हो। तो यहाँ पे ये राइबोसोम इसी वजह से प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है और यूकैरियोट्स में, और टाइनी ग्रैन्यूल्स हैं। अब हम हर दफ़ा कंपोजिशन पढ़ते आ रहे हैं, तो हमारे पास जो केमिकल कंपोजिशन है राइबोसोम्स की, वो प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से मिलके बने हैं। आपको पता है आरएनए की कितनी टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर आरएनए। तो बेसिकली राइबोसोम की क्या कंपोजिशन है, वो तो हमने पढ़ा कि राइबोसोम का फंक्शन था प्रोटीन सिंथेसिस करना। बेसिकली राइबोसोम खुद किन कंपोनेंट से मिलके बना है, तो वो केमिकल कंपोजिशन क्या है, खुद राइबोसोम्स प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से मिलके बना है, राइबोसोमल आरएनए से। ठीक है, जो टाइप है किसकी, आरएनए की, प्रोटीन और राइबोसोम से। अब राइबोसोम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, या तो फ्रीली डिस्पर्स्ड होगा इन साइटोप्लाज्म, ये अटैच होगा किसके साथ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। हम पढ़ के आ चुके हैं पीछे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो जाएं तो वो क्या बनाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वो क्या है, राइबोसोम्स की अकरेंस के कहाँ प्रेजेंट है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, या फिर वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहे होंगे, फ्रीली डिस्पर्स होंगे किसमें, साइटोप्लाज्म में। तो बेसिकली 2 जगह पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, या तो वो साइटोप्लाज्म में क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हो, डिस्पर्स हो, या फिर वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होके क्या बनाए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर बनाए और वहाँ पे अटैच हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन हमने पढ़ी, उसके बाद केमिकल कंपोजिशन राइबोसोम्स की, कि वो प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बने। नेक्स्ट हमारे पास आता है अक्रंस ऑफ राइबोसोम्स के, वो या तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होंगे या फिर साइटोप्लाज्म में मूव कर रहे होंगे, फ्रीली मूव कर रहे होंगे, बाउंडेड पोजिशन में नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स, अगर आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है तो राइबोसोम्स के बेसिकली 2 सब यूनिट्स होते हैं, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। तो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं उसमें लार्जर यूनिट क्या होता है, 60S, और स्मॉलर यूनिट क्या होता है, 40S का। ठीक है, अब ये जब दोनों यूनिट अटैच होते हैं तो क्या बनाते हैं, 80S।
अब आपके माइंड में आएगा मैम 60 और 40 मिलके क्या बनते हैं 100, तो ये ATS कैसे हुआ। गर्ल्स ज़रा इस बात को समझे, जब कोई भी अगर हम कोई बाउल ले उसके ऊपर एक कैप होती है, तो कैप भी जब फिक्स होती है तो आपने देखा है वो बाउल का थोड़ा सा पार्ट कवर कर लेती है, ऐसा है, हमें बाहर से नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन वो क्या होता है थोड़ा सा पार्ट जो कवर करती है वो किसका पार्ट बन जाता है, उसी कैप का पार्ट बन जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जब ये लार्जर सब यूनिट जो 60s का है और स्मॉलर सब यूनिट जो 40s का है, जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो ये थोड़ी स्पेस 40s और 60s एक दूसरे की स्पेस मिलकर एक कंबाइन सी स्पेस बन जाती है, जिसकी वजह से हम उसको कंसीडर नहीं करते, हम इसको कहते हैं ATS, ठीक है। तो ये मिल के जो अब एक स्ट्रक्चर बना उसे हम कहेंगे ATS, ठीक है। द अटैचमेंट इज कंट्रोल, अब ये दोनों आपस में अटैच होते हैं कौन से आइंस की, कौन से मिनरल की वजह से, कौन से आयन की वजह से, मैग्नीशियम आयन की वजह से। ये दोनों अटैचमेंट कंट्रोल होती है किस आयन और मिनरल की वजह से, मैग्नीशियम आयन की वजह से। तो ये दो सब यूनिट्स थे, लार्जर सब यूनिट जिसे हम यूकैरियोटिक में क्या कहते हैं 60s, और स्मॉलर सब यूनिट को यूकैरियोटिक में कहते हैं 40s। नेक्स्ट हमारे पास हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पास राइबोसोम्स यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है और प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे हमने जैसे भी बात की थी कि राइबोसोम्स के कितने सब यूनिट्स होते हैं, 2 सब यूनिट्स होते हैं। यहाँ पे समोलर सब यूनिट यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं 40s और 60s, जब ये दोनों आपस में इन दोनों की कम्बिनेशन को कौन कंट्रोल कर रहा है, मैग्नीशियम आयन कंबाइन होते हैं तो ATS राइबोसोम्स बनाते हैं, ATS का राइबोसोम बनाते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं, यहाँ देखो 30 जो स्मॉलर सब यूनिट है वो कितने का है 30s का, जो लार्जर सब यूनिट है वो 50s का। अब 50 और 30 मिलके क्या बनाते हैं 70s का प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स बनाते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। राइबोसोम दोनों प्रोकैरियोटिक सेल में भी है, यूकैरियोटिक में भी है। यूकैरियोटिक में राइबोसोम 80s का है और प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70s का है। ये डिफरेंस है बेसिकली। अब तो यहाँ हमने मेन पॉइंट पढ़ना है कि पोलिसोम बेसिकली क्या होते हैं। पोलिसोम, अब ये आप देख रहे हो जैसे मैंने अभी बताया कि RNA की कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, मैसेंजर RNA, ट्रांसफ़र RNA और राइबोसोमल RNA। राइबोसोमल RNA हेल्प कर रहा है प्रोटीन के साथ मिलके क्या बनाने के लिए, राइबोसोम्स बनाने के लिए राइबोसोमल RNA यूज़ हो गया, ठीक है। अब बात आ जाती है मैसेंजर RNA की। मैसेंजर RNA पे जब राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इस स्ट्रक्चर किसके लिए, मैंने अभी बताया राइबोसोम का क्या फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो आप ये देख रहे हैं राइबोसोम्स अटैच हो गए हैं मैसेंजर RNA पे, किस पे, मैसेंजर RNA पे राइबोसोम्स अटैच हो गए हैं और किसकी सिंथेसिस हो रही है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। उसके बाद आफ्टर प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, दोनों लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट क्या हो जाते हैं, डी अटैच हो जाते हैं। तो हमारे पास जैसे ही जब हमारे पास राइबोसोम्स अटैच होते हैं मैसेंजर RNA के पास, तो इसको हम कहते हैं पोलीसोम, क्योंकि काफ़ी सारे राइबोसोम्स अटैच हुए हैं तो हमसे कहते हैं जैसे राइबोसोम इस तरह पोलीसोम, पोली मतलब मैनी, अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू मैसेंजर RNA इज नोन एज पोलीसोम। जब एक ही मैसेंजर RNA पे क्या होता है, एक ही मैसेंजर RNA पे जब काफ़ी सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं और क्या सिंथेसाइज करते, क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, पोलीसोम, ठीक है। हाँ, अब जो मैं पिछले बता रही थी कि फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स और प्रोटीन सिंथेसिस। अब हमने ये कम पता पढ़ लिया कि प्रोटीन की राइबोसोम की कंपोजिशन क्या है, प्रोटीन और राइबोसोम। तो अब ये तो हमने पढ़ लिया इसकी कंपोजिशन क्या है, लेकिन ये बेसिकली राइबोसोम खुद कहाँ बनते हैं, खुद कहाँ सिंथेसाइज होते हैं। तो अगर आपको ये न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, अगर आपको ये नज़र आ रहा है न्यूक्लियोलस, ये ब्लैक कलर का पार्ट न्यूक्लियोलस, ये डार्क पार्ट होता है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस, ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है, फैक्ट्री है किसकी, राइबोसोम्स की, और इसी तरह राइबोसोम फैक्ट्री है प्रोटीन की। दोबारा सुन लें, राइबोसोम्स कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, न्यूक्लियोलस में। तो न्यूक्लियोलस क्या हुई, फैक्ट्री हुई किसकी, सिंथेसिस की, राइबोसोम्स। प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, राइबोसोम्स में। तो राइबोसोम्स क्या हुए, राइबोसोम्स फैक्ट्री हुई किसकी, प्रोटीन सिंथेसिस की।
तो प्रोटीन सबसे पहले राइबोसोम सिंथेसाइज होंगे न्यूक्लियोलस में, और न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर है। और राइबोसोम्स की क्या कंपोजिशन है, ये प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बना है। और जैसे ही राइबोसोम्स क्या होंगे, यहाँ सिंथेसाइज हो जाएंगे और इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू साइटोप्लाज्म में आएंगे। तो कुछ राइबोसोम्स क्या हो जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होकर क्या बना देंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कुछ क्या होंगे, साइटोप्लाज्म में सस्पेंड कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन राइबोसोम या तो बाउंडेड फॉर्म में हो या फ्रीली फॉर्म में हो, साइटोप्लाज्म में सस्पेंड करे, उसका फंक्शन यही रहता है कि उसने क्या सिंथेसाइज करनी है, प्रोटीन सिंथेसाइज करनी है। ये दोबारा से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और ऑब्जेक्टिव है कि राइबोसोम्स कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, न्यूक्लियोलस में। और न्यूक्लियोलस किसका पार्ट है, न्यूक्लियस का। अब जैसे ही न्यूक्लियोलस में राइबोसोम सिंथेसाइज होंगे तो न्यूक्लियस से न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू कहाँ आ जाएंगे, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में कुछ राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होकर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएंगे, और कुछ साइटोप्लाज्म में फ्रीली सस्पेंड करेंगे, ठीक है। और राइबोसोम्स का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू सो मच।